हाय दोस्तों, कैसे हैं। मैं मोहम्मद मुख्तार आपका मैं अपने YouTube चैनल सुगम संगम पर स्वागत करता हूं। आइए दोस्तों, आज हम इस वीडियो में अंडमान निकोबार द्वीप समूह पर बात करने वाले हैं। हालांकि ये इस कड़ी का दूसरा वीडियो है। आप यहाँ देख सकते हैं अंडमान निकोबार द्वीप समूह भाग 2। इसमें हम विशेष रूप से पहले वाले वीडियो में आपने देखा था कि अंडमान द्वीप समूह पर विस्तार से हमने बात कर लिया था, जो आपको पसंद आया होगा। अगर आपने नहीं देखा है तो प्ले लिस्ट में है, आप उसे देखिए। मुझे पूरा विश्वास है कि आपको पसंद आएगा और काफी मददगार साबित होगा। ये उसी कड़ी में, चूंकि उसमें वो वीडियो ज्यादा बड़ा होता जा रहा था, इसलिए मैंने सोचा दूसरा वीडियो बनाया जाए। तो इसमें हम निकोबार द्वीप समूह और बंगाल की खाड़ी में स्थित प्रमुख द्वीप पर बात करने वाले हैं। ठीक है, तो बिना समय गंवाए आइए आगे बढ़ते हैं। ठीक है दोस्तों, क्योंकि हमें खुद नहीं पता ये कितना लंबा होने वाला है, क्योंकि हर चीज हम आपको लाइव की तरह देते हैं। तो बिल्कुल माइंड फ्री करके वीडियो में लास्ट तक बने रहिए। ठीक है, आइए देखते हैं निकोबार द्वीप समूह ये कहां और इससे क्या क्या प्रश्न बनता है, ये भी हम देखते हैं इस वीडियो में। तो आइए देखते हैं दोस्तों, तो निकोबार द्वीप समूह से क्या क्या प्रश्न बनता है, इसको देखने वाले हैं। अब ये देख लेते हैं, पहला प्रश्न इसका बनता है स्थिति। स्थिति कहां स्थित है? स्थिति कि यह निकोबार द्वीप समूह जो है कहां स्थित है। तो इसमें आपको ऑप्शन में देखते हुए जवाब देना है। देख लीजिए ऑप्शन में क्या देना है, देखना है, देख लीजिए। अंडमान द्वीप समूह के दक्षिण में स्थित है। और इससे पहले वाले वीडियो में आपने देखा था, हमने बताया था कि अंडमान द्वीप समूह और निकोबार द्वीप समूह को अलग करने वाले चैनल का क्या नाम है। तो क्या है दोस्तों, अंडमान और निकोबार द्वीप समूह, मान लीजिए ऊपर अंडमान द्वीप समूह है और नीचे निकोबार द्वीप समूह है, तो इसको अलग करने वाला जो चैनल है उसका नाम क्या है, आपने पिछले वीडियो में देखा था, इसमें भी देख लीजिए। उसको कहते हैं 10 डिग्री चैनल। प्रश्न पूछेगा कि अंडमान और निकोबार को अलग करने वाला चैनल का नाम क्या है, सीधा सा जवाब 10 डिग्री चैनल। अब इसको प्रश्न घुमाकर पूछा जा सकता है कि 10 डिग्री चैनल के दोनों ओर स्थित द्वीप का नाम, क्योंकि ये अंडमान और निकोबार द्वीप समूह है, माइंड में बैठा लेना है, ये द्वीप समूह है। फिर से, ये द्वीपों का समूह है। क्या है दोस्तों? द्वीप समूह है। और ये भी द्वीप समूह है। द्वीप समूह हो गया, अलग अलग करने वाला 10 डिग्री चैनल हो गया। अगर पूछा जाए द्वीप कौन सा है, तो याद रख लीजिए अंडमान का सबसे दक्षिणी द्वीप उसका है लघु अंडमान द्वीप। ठीक है दोस्तों, लघु अंडमान द्वीप। और निकोबार का सबसे उत्तरी द्वीप का क्या नाम है दोस्तों? कार निकोबार। क्लियर? फिर से, अंडमान और निकोबार द्वीप समूह को अलग करने वाला चैनल का नाम 10 डिग्री चैनल। और 10 डिग्री चैनल दोनों को अलग करता है, आखिर दोनों का कोई तो सिरा होगा। 10 डिग्री चैनल के दक्षिण में स्थित है निकोबार द्वीप समूह, तो निकोबार का कौन सा हिस्सा 10 डिग्री चैनल से सटा हुआ है? तो कार निकोबार। और वो क्या है? निकोबार द्वीप समूह का सबसे उत्तरी द्वीप है। उसी तरह अंडमान का सबसे दक्षिणी द्वीप जो 10 डिग्री चैनल से सटा हुआ है, वो क्या है? लघु अंडमान। ये चीजें आप पिछले वीडियो में देख चुके हैं। अगर आपने नहीं देखा है तो देखिए, क्योंकि उसे देख लेने के बाद ये चीजें आपको बहुत ज्यादा हद तक समझ में आएगा। ठीक है, अगर आप नहीं भी देखे हैं तो देख लीजिए, अगर आपने देखा है तो अच्छी बात है। तो आइए देखते हैं। तो स्थिति क्या होगा कि निकोबार द्वीप समूह अंडमान द्वीप समूह के दक्षिण में स्थित है। अब प्रश्न उठता है कि निकोबार द्वीप समूह का जो प्रमुख द्वीप है कौन कौन सा है? प्रमुख द्वीप, या इसको यूं कह सकते हैं कि निकोबार द्वीप समूह को कितने भागों में बांटा गया, यह प्रश्न होता है। प्रमुख भाग क्या पूछ सकता है? प्रमुख भाग
मतलब इसे कितने प्रमुख भागों में बांटा गया है। तो याद रख लीजिए दोस्तों, इसको 3 प्रमुख भागों में बांटा गया है, 3 भाग में बांटा गया है। अब कौन कौन सा बांटा गया है ये देख लेते हैं। तो पहला जो भाग है वो है कार निकोबार द्वीप, दूसरा है लघु निकोबार द्वीप, और तीसरा है वृहद निकोबार द्वीप। यहां तक तो हमें विश्वास है कि आपको समझ में आ गया होगा। निकोबार द्वीप समूह का यह भेद एक तरह से नहीं है, उसको द्वीप के आकृति और स्थिति के हिसाब से उनको 3 भागों में बांटा गया है। कौन कौन सा? कार निकोबार, लघु निकोबार और वृहद निकोबार। ठीक है, जैसे आप थोड़ा सा पीछे जाइए कि अंडमान द्वीप समूह को 4 भागों में बांटा गया था, उसी तरह इनको 3 भागों में बांटा गया। तो ऐसे भी याद रख सकते हैं, अंडमान 4 भाग में, निकोबार 3 भाग में। ठीक है, कौन कौन सा क्लियर हो गया। अब देखते हैं और क्या क्या प्रश्न बनता है। अब देखिए दिशा, चूंकि निकोबार द्वीप समूह क्या है, अंडमान और निकोबार इस तरह है, इस तरह है, ये हो गया इस तरह, ऊपर अंडमान हो गया, नीचे निकोबार हो गया। तो जाहिर सी बात है, अगर दिशा देखा जाए, ये दिशा क्रम से नहीं है, ये क्या है, क्रम से। अब देखिए कार निकोबार, निकोबार द्वीप समूह के कहां स्थित है, उत्तर में, उत्तर में, और ये क्या है, मध्य में। क्या है दोस्तों, मध्य में। और ये क्या है, दक्षिण में। ये प्रश्न हो गया। अब आपसे यहां से प्रश्न उठ सकता है कि निकोबार द्वीप समूह, देखिए प्रश्न कैसे कैसे बनता है। निकोबार द्वीप समूह के उत्तर में स्थित द्वीप का नाम, कार निकोबार द्वीप। निकोबार द्वीप समूह के दक्षिण में स्थित द्वीप का नाम तो क्या होगा, वृहद निकोबार द्वीप। ठीक है, अब देखिए इससे और क्या प्रश्न उठता है। कार निकोबार, लघु निकोबार और वृहद निकोबार, इसमें नाम से ही क्लियर हो रहा है दोस्तों कि इसमें सबसे छोटा द्वीप, निकोबार द्वीप समूह का सबसे छोटा द्वीप, बिल्कुल भी घबराना नहीं है। देखिए नाम में ही स्पष्ट है कि सबसे छोटा द्वीप। अब आप क्या सोच रहे हैं, मुझे पता तो नहीं चलता है, यह सबसे छोटा द्वीप है, सबसे छोटा द्वीप। चूंकि देख लीजिए लघु निकोबार, नाम में ही लघु शब्द लगा हुआ है, इसलिए यह लघु निकोबार द्वीप सबसे छोटा द्वीप है। अब प्रश्न और भी तो उठ सकता है कि निकोबार द्वीप समूह का सबसे बड़ा द्वीप कौन सा है। तो दोस्तों इसके नाम में ही क्लियर है, वृहद निकोबार द्वीप। क्या है, सबसे बड़ा द्वीप। क्या हो गया, वृहद निकोबार द्वीप, सबसे बड़ा द्वीप। अब आइए देखते हैं और क्या प्रश्न उठता है। अब एक चीज और समझ लीजिए कि लघु निकोबार द्वीप और वृहद निकोबार द्वीप को अलग करने वाला चैनल है। जैसे 10 डिग्री चैनल अंडमान और निकोबार को अलग करता है, उसी तरह लघु निकोबार और वृहद निकोबार को भी अलग करता है। मान लीजिए ये यहाँ पे लघु निकोबार है और ये वृहद निकोबार है। ठीक है, तो लघु और वृहद, चूंकि ये टापू जो है, द्वीप जो है, ये पूरा समुद्र है, समुद्र के अंदर वो इस तरह पहाड़ का उठा हुआ भाग है। क्या कहें, डूबा हुआ जो पहाड़ है उसका सबसे ऊपरी नोक जो जल से निकला हुआ प्रतीत होता है, उसका यह हिस्सा है। तो जो बीच वाला है, समुद्र है, पानी वाला हिस्सा है, उसका भी तो कुछ ना कुछ नाम होगा। तो जो प्रश्न अक्सर पूछा जाता है कि लघु निकोबार और वृहद निकोबार को अलग करने वाला चैनल का क्या नाम है, तो अलग करने वाला चैनल का नाम है दोस्तों प्राइस चैनल। क्या नाम है, बहुत
इजी है, प्राइस चैनल। आई होप कि आपको याद रहेगा कि लघु निकोबार द्वीप और बृहद निकोबार द्वीप को अलग करने वाला चैनल का नाम है प्राइस चैनल। ठीक है, यहां तक हो गया। अब आइए देखते हैं और आगे। बृहद निकोबार द्वीप से 2-3 प्रश्न बनता है। वो क्या बनता है देखिए। बृहद निकोबार द्वीप तो पहले क्या हो गया, सबसे दक्षिणी, या यूं कहते हैं अंडमान निकोबार द्वीप समूह का सबसे दक्षिणतम नोक कहां स्थित है। तो अगर आपने पहला वीडियो देखा होगा तो हमने बताया था अंडमान निकोबार द्वीप समूह का अक्षांशीय और देशांतरीय विस्तार क्या क्या है। अक्षांशीय विस्तार अगर आपसे पूछा जा रहा है, इस तरह देखिए क्या है अक्षांश। अगर है अक्षांश, हमने क्या बताया था कि इसका विस्तार जो है 6 डिग्री 45 मिनट से 14 डिग्री उत्तरी अक्षांश है। क्या है, उत्तरी अक्षांश। और देशांतर क्या है, पूर्वी देशांतर। पूर्वी देशांतर क्या है दोस्तों, 92 डिग्री से 94 डिग्री पूर्वी देशांतर में अक्षांश और निकोबार द्वीप समूह स्थित है। तो ये वाला हिस्सा जो है, चूंकि अंडमान का सबसे उत्तरी सिरा क्या हो गया, उत्तरी सिरा अगर पूछा जाए, ये सबसे उत्तरी सिरा है, 94 डिग्री सबसे उत्तरी सिरा है। वहीं अगर सबसे दक्षिणी सिरा पूछा जाए तो 6 डिग्री 45 मिनट, यानी सबसे दक्षिणी सिरा। तो वो तो हो ही गया। नोक अगर क्या हो गया, ये क्या है 6 डिग्री 45 मिनट जो है ये उत्तरी अक्षांश। सबसे दक्षिणी नोक जिसे कहते हैं 6 डिग्री 45 मिनट, ये अंडमान और निकोबार द्वीप समूह का सबसे जो लास्ट वाला हिस्सा है वो है। तो अब अगर ये चीजें आपने देख लिया तो फिर से बैक में जाए कि भारत का 2 प्रश्न यहां पूछता है कि भारत की मुख्य भूमि का दक्षिणी नोक क्या है। तो मुख्य भूमि का दक्षिणी नोक, जैसे ये आपका भारत है, ठीक है, चूंकि आपको मिटाना पड़ेगा, ये भारत है, ठीक है। तो यहां पे क्या है, कन्याकुमारी। तो मुख्य भूमि का मुख्य स्थल भाग का दक्षिणी नोक कन्याकुमारी है। लेकिन संपूर्ण भारत का अगर आपसे पूछा जाए दक्षिणतम सिरा, तो वो यही है अंडमान निकोबार में। ये जो अंडमान निकोबार है, ये दक्षिणतम सिरा जो है वो 6 डिग्री 45 मिनट है। वहीं ये क्या है 8 डिग्री 4 मिनट, इस तरह है। तो ये सबसे दक्षिणी सिरा हो गया। क्लियर हो गया। अब इनका आप स्क्रीनशॉट लेना, फिर हम आगे थोड़ा बढ़ते हैं। ठीक है दोस्तों, आइए देखते हैं दोस्तों कि क्या भी हम देख रहे थे, दक्षिणतम सिरा। ये तो देख रहे थे कि अंडमान और निकोबार द्वीप समूह या संपूर्ण भारत का दक्षिणतम सिरा क्या है, वो है 6 डिग्री 45 मिनट, 6 डिग्री 45 मिनट उत्तरी अक्षांश। ये भारत का दक्षिणतम सिरा है। अब इनका नाम क्या है, इस सिरा का नाम है, मैंने कई बार रिपीट किया, कई वीडियो में रिपीट किया है, फिर से मैं रिपीट कर देता हूं। इसको क्या कहा जाता है दोस्तों, इंदिरा पॉइंट। क्या कहा जाता है, इंदिरा पॉइंट। इसी का अन्य नाम है पार्सन पॉइंट, और इसको क्या कहा गया है, पिगमेलियन पॉइंट, पार्सन पॉइंट। क्लियर। भारत का सबसे दक्षिणतम सिरा इंदिरा पॉइंट पूछ दे या इंदिरा पॉइंट नहीं रहे, उसको और 2 नामों से जाना जाता है, पार्सन पॉइंट या पिगमेलियन पॉइंट। ठीक है। अब ये क्या है कि यह सिरा जो है भूमध्य रेखा या विषुवत रेखा के सबसे निकट स्थित है। कहां स्थित है, भूमध्य रेखा या विषुवत रेखा के सबसे निकट स्थित है। भूमध्य रेखा के निकट स्थित है। आपको इस तरह प्रश्न पूछ सकता है कि भूमध्य रेखा के सबसे निकट
स्थित भारतीय भूभाग का कौन सा हिस्सा है या कौन सा अक्षांश है? तो आप क्या बताएंगे? 6 डिग्री 45 मिनट उत्तरी अक्षांश भूमध्य रेखा के निकटतम स्थित है। उसका नाम क्या है? इंदिरा पॉइंट। अब इंदिरा पॉइंट और इंदिरा कॉल में कंफ्यूजन होता है। इंदिरा कॉल भारत का सबसे उत्तरी नोक है जो लद्दाख में स्थित है, ठीक है। और दक्षिणी मुख्य भूमि का दक्षिणी हिस्सा क्या है? कन्याकुमारी है। और संपूर्ण भाग का सबसे दक्षिणी या दक्षिणतम सिरा वो हो गया 6 डिग्री 45 मिनट। अब यह देखिए कि भूमध्य रेखा से इंदिरा पॉइंट की दूरी कितनी है। तो भूमध्य रेखा से इंदिरा पॉइंट की दूरी है 876 किलोमीटर। ये कोई बहुत बड़ा मायने नहीं रखता। फिर से भूमध्य रेखा से इंदिरा पॉइंट की दूरी पूछा जाए वो 876 किलोमीटर। और हम जानते हैं कि भूमध्य रेखा पर जो जलवायु है वह कैसा है? विषुवतीय जलवायु है, न ज्यादा ठंडा न ज्यादा गर्म, इस तरह का सामान्य बना रहता है। वो जलवायु ऐसा क्यों होता है उस पर हम वर्ल्ड ज्योग्राफी में विस्तार से बात करेंगे। फिलहाल जान लीजिए भूमध्य रेखा से निकट होने के कारण यहाँ की जलवायु जो है वह कैसी हो जाती है? भूमध्य रेखीय जलवायु। भूमध्य रेखीय जलवायु या इसको कह सकते हैं विषुवतीय जलवायु। अब क्यों होती है यह आप समझ रहे हैं कि निकोबार द्वीप समूह की जलवायु भूमध्य रेखीय या विषुवतीय क्यों होती है। तो जवाब में ऐसा ही कहा जा सकता है कि यह भूमध्य रेखा के सबसे निकट स्थित है, इसलिए यहाँ की जलवायु विषुवतीय या भूमध्य रेखीय जलवायु। क्लियर? अब देखिए और क्या क्या प्रश्न उठता है इससे, क्योंकि यह कहाँ स्थित है? अभी जस्ट पहले आपने देखा था कि 6:45 कहाँ स्थित है? बृहत निकोबार में। बृहत निकोबार द्वीप जो स्थित है उसमें स्थित है। इससे क्या क्या प्रश्न उठता है वो देख लेते हैं। निकोबार द्वीप समूह का सबसे ऊंचा पर्वत शिखर, फिर से निकोबार द्वीप समूह का सबसे ऊंचा पर्वत शिखर का नाम क्या है? देख लीजिए या फिर से लिखते हैं निकोबार द्वीप समूह का सबसे ऊंचा शिखर, पर्वत शिखर आप कह सकते हैं, क्योंकि वो तो पर्वतों का ही पूरा हिस्सा है, इसलिए कुछ पर्वत जो उठा हुआ है। तो उस शिखर का नाम क्या? सबसे ऊंचा शिखर का क्या नाम है? तो उस शिखर का नाम है दोस्तों माउंट वुलियर या थुलियर। माउंट वुलियर या माउंट थुलियर, ये तो हो गया निकोबार द्वीप समूह का सबसे ऊंचा पर्वत शिखर। इनकी ऊंचाई है 642 मीटर। थोड़ा सा इससे पहले वाले वीडियो में जाते हैं। हाँ, इसके लिए एक और कंफ्यूजन दूर कर दीजिए। यह निकोबार द्वीप समूह का सबसे ऊंचा पर्वत शिखर है, लेकिन अंडमान और निकोबार द्वीप समूह में यह पर्वतों की ऊंचाई के क्रम में दूसरा स्थान है। अब जैसे अंडमान और निकोबार द्वीप समूह का सबसे ऊंचा पर्वत शिखर का क्या नाम है? पहले वाले वीडियो में आपने देखा था सैडल पीक सबसे ऊंचा पर्वत शिखर, अगर पूरे अंडमान और निकोबार द्वीप समूह में देखा जाए। सैडल पीक, उसकी ऊंचाई क्या है? 732 मीटर। तो ये हो गया 1 नंबर पे, यह हो गया 2 नंबर पे। वो क्यों हो गई? यह अंडमान और निकोबार द्वीप समूह में पर्वतों की ऊंचाई के हिसाब से पहला जो है वो हो गया सैडल पीक 732 मीटर, और अंडमान निकोबार में ही सबसे ऊंचा दूसरा पर्वत शिखर है माउंट वुलियर या माउंट थुलियर, उसकी ऊंचाई है 642 मीटर। अब आपको ऊंचाई में थोड़ा कंफ्यूजन हो सकती है, आप देख लीजिए। सैडल पीक सबसे ऊंचा है, उसकी ऊंचाई कितनी है? 732।
उसके बाद दूसरा स्थान पे जो है वो 642। आप देखिए थोड़ा सा गौर कीजिए, 732 सबसे ऊंचा, 642 दूसरा स्थान। तो थोड़ा सा करेंगे, अब जैसे ट्रिक आप माइंड में अपना सकते हैं, कोई भी ट्रिक आप बना लीजिए। 732, 7 से 1 घटाइए, इधर जोड़ दीजिए, ठीक है, 642 हो जाता है। तो क्लियर हो गया। फिर से कंफ्यूजन दूर कर लीजिए। निकोबार द्वीप समूह का सबसे ऊंचा पर्वत शिखर क्या हो गया? माउंट वुलियर या माउंट थुलियर। इसकी ऊंचाई 642 मीटर है। यह पर्वत जो है पूरे अंडमान और निकोबार द्वीप समूह में ऊंचाई के हिसाब से दूसरा स्थान। अगर आपसे ऐसे भी पूछा जाए कि अंडमान द्वीप समूह का सबसे ऊंचा पर्वत शिखर, तो क्या हो गया? सैडल पीक। निकोबार द्वीप समूह का सबसे ऊंचा पर्वत शिखर माउंट थुलियर, ये अलग अलग होंगे ऊंचाई के हिसाब से, पहला सबसे ऊपर, दूसरा स्थान पर नीचे होगी। क्लियर? अब देख लीजिए, ये हो गया ऊंचाई के हिसाब से। अब देख लीजिए, और ये तो हो गया, इंदिरा पॉइंट भी हो गया। अब एक चीज और जान लीजिए दोस्तों कि सुनामी जो आया था, सुनामी 2004 ईस्वी में, सुनामी 2004 ईस्वी में आया था। तो इस वजह से क्या है कि ये इंदिरा पॉइंट जो है ना, इंदिरा पॉइंट वो समुद्र में समा गया था। ये इंदिरा पॉइंट समुद्र में समा गया था दिसंबर 2004 में, जो है किसकी वजह से? सुनामी आया था। सुनामी दिसंबर 2004। लेकिन उसके बाद कालांतर में यह पुनः वर्तमान स्थिति में आ गया। तो दोस्तों इस तरह निकोबार द्वीप समूह से पूछे जाने वाले ये सारे प्रमुख प्रश्न थे। अब इसको आप स्क्रीनशॉट ले लें या लिख लें। इसके बाद हम जो बात किए हैं कि बंगाल की खाड़ी में स्थित प्रमुख जो द्वीप है उसको हम बात करने वाले हैं। ठीक है दोस्तों, आइए दोस्तों अब देखते हैं कि बंगाल के खाड़ी में स्थित अन्य प्रमुख द्वीप। एक बार फिर से क्लियर कर लीजिए कि पूरे बंगाल की खाड़ी में भारतीय अधिकार क्षेत्र में स्थित द्वीपों की संख्या कितनी है दोस्तों? द्वीपों की संख्या कितनी है? 572 किलो, 572 द्वीप है। 572 द्वीप है टोटल बंगाल की खाड़ी में स्थित, वो भी भारतीय अधिकार क्षेत्र में। तो ये हो गया कि मुख्यतः इन द्वीपों को अंडमान और निकोबार द्वीप समूह में बांटा गया है, मुख्यतः जाते हैं। लेकिन कुछ द्वीप है जो उससे हट गया है, जो कि भारत के मुख्य भूमि से सटा हुआ है, तो उससे भी प्रश्न उठता है, उसको हम इस वीडियो में देखने वाले हैं। ठीक है, तो एक चीज और क्लियर कर लीजिए, जैसे अंडमान और निकोबार द्वीप समूह में टोटल इतने 572 द्वीप है, उनमें से 36 द्वीप जो है वो मानव निवास के लिए जाना जाता है, मानव निवास के लिए जाना जाता है। याद रख लीजिए, ये भी प्रश्न पूछा जाता है कि अंडमान और निकोबार द्वीप समूह में जो है कि मानव निवास वाले द्वीपों की संख्या कितनी है? वो 36 है, याद रख लीजिएगा। अब आइए देखते हैं कि बंगाल के खाड़ी में स्थित प्रमुख जो द्वीप है उस पर क्या क्या प्रश्न उठता है या कौन कौन से प्रश्न पूछे जाते हैं। तो कड़ी दर कड़ी हम आगे बढ़ेंगे। इस पर जो पहला और महत्वपूर्ण द्वीप आता है वह आता है न्यूमूर द्वीप। जान लीजिए, उससे पहले भी हम देख लेते हैं गंगा सागर द्वीप। इससे देखिए क्या क्या प्रश्न आता है। गंगा सागर द्वीप के बारे में पूछा जाता है। अब इसके बारे में विस्तार से जानते हैं। गंगा सागर द्वीप जो है वो हुगली नदी के मुहाने पर स्थित है। ठीक है, पहला, इस पर किसका अधिकार होगा? हुगली नदी के मुहाने पर स्थित है, तो हुगली नदी तो भारत में है, भारत से होकर बहती है और वो भारत के क्षेत्र में ही वो बंगाल की खाड़ी में गिर जाती है। तो उसकी जो मुहाना है जहां वो समुद्र में मिलती है उससे थोड़ा हटकर यह जो है कि गंगा सागर द्वीप स्थित है। और दूसरा द्वीप देखिए, ये हो गया कहां पर है? हुगली। और दूसरा, अगर राज्य आपसे पूछा जाए तो क्या होगा? पश्चिम बंगाल। अगर राज्य पूछा जाए, पश्चिम बंगाल राज्य। क्लियर? ये दो प्रमुख प्रश्न इससे पूछे जा सकते हैं।
दूसरा देख लेते हैं न्यूमूर द्वीप। न्यूमूर द्वीप, न्यूमूर द्वीप ये देख लीजिए, बंगाल की खाड़ी में एकदम नवीनतम द्वीप जो अभी नया नया बना है, ये आजकल की बात है, कुछ वर्षों पहले की बात है। तो ये जान लीजिए बंगाल की खाड़ी में जो है कि निर्मित नवीनतम द्वीप, नवीनतम द्वीप है, एकदम नया नया। ये आपसे इस तरह प्रश्न पूछा जा सकता है कि बंगाल की खाड़ी में स्थित सबसे लास्ट में निर्मित द्वीप का नाम क्या है, वो हो जाएगा न्यूमूर द्वीप। अगर ऑप्शन में रहेगा तो आप उसको अनुमान से भी मार सकते हैं, न्यूमूर द्वीप, न्यू शब्द लगा है मतलब एकदम नया, ये ट्रिक है। न्यूमूर द्वीप एकदम नया द्वीप है, उसको नवीनतम द्वीप कहा जाता है। अब ये स्थित कहाँ है, तो दोस्तों हुगली ये जो है कि गंगा सागर द्वीप के आसपास ही ये स्थित है। कहाँ स्थित है, गंगा सागर द्वीप के निकट स्थित है। यह भी कहां स्थित है, चूंकि गंगा सागर द्वीप पश्चिम बंगाल में है, तो यह पश्चिम बंगाल चूंकि हो क्या रहा है कि न्यूमूर द्वीप में एक कंफ्यूजन है, कहीं कहीं पे लिखा होता है कि यह भारत के हिस्से में, ठीक है, भारत के हिस्से में है। कहां पर, पश्चिम बंगाल में। लेकिन कई बार ये लिख दिया जाता है कि वर्तमान में जो है, और ये नदी अगर पूछा जाए, न्यूमूर द्वीप अगर नदी पूछा जाए तो वो होगा गंगा नदी के मुहाने पर, इस तरह गंगा नदी के मुहाने पर। तो इस हिसाब से ये हो जाता है बांग्लादेश, बांग्लादेश के अधिकार क्षेत्र में ये आता है, ठीक है। इस पर अधिकार किसका है, बांग्लादेश का। लेकिन कई जगह इसमें कंफ्यूजन है, कहीं भारत में लिखा है, कहीं बांग्लादेश में लिखा है। तो आप निष्कर्षता जान लीजिए कि न्यूमूर द्वीप पर भारत का अधिकार है, ठीक है। क्योंकि नवीनतम जो भी आप मैप देखते हैं, नवीनतम जो मैप देखते हैं या कोई एटलस देख लीजिए, उसमें आपको न्यूमूर द्वीप के बगल में लिखा हुआ दिख जाता है भारत। तो इसका मतलब न्यूमूर द्वीप पर भारत का अधिकार है। क्लियर। अब तीसरा द्वीप देखते हैं, बंगाल की खाड़ी में स्थित तीसरा द्वीप कौन सा है। तीसरा द्वीप देख लीजिए व्हीलर द्वीप। व्हीलर द्वीप से देखते हैं कौन कौन से टॉपिक बनता है। व्हीलर, अब चूंकि जब आप भारत का मानचित्र आप देखे होंगे तो ऊपर में बांग्लादेश है, उससे नीचे अगर हम आते हैं तो कौन सा राज्य आता है, व्हीलर द्वीप। जानने के लिए बांग्लादेश से नीचे जब हम आते हैं, मान लीजिए ये भारत का, यहां पे क्या है, पश्चिम बंगाल है, यहां क्या है, उड़ीसा है, यहां क्या है, आंध्र प्रदेश है, यहां क्या है, तमिलनाडु है ना। तो आप राज्यवार नीचे उतरिए। बांग्लादेश में हमने दो द्वीप दे दिया, अब उसके नीचे हम आते हैं उड़ीसा में। तो व्हीलर द्वीप जो है वो ब्राह्मणी नदी के, ब्राह्मणी नदी के मुहाने पर स्थित है। क्लियर। ब्राह्मणी नदी के मुहाने पर स्थित है। अगर राज्य पूछा जाए उड़ीसा, या उसका नया नाम क्या है दोस्तों, ओडिशा राज्य, ठीक है। ब्राह्मणी नदी या ब्राह्मणी नदी के मुहाने पर स्थित है और वह उड़ीसा राज्य के अंतर्गत आता है। अब देख लीजिए, और अगर आपसे समुद्री सीमा पूछा जाए तो उड़ीसा राज्य से सटा हुआ सीमा का नाम क्या है, उड़ीसा का पुराना नाम कभी उत्कल हुआ करता था, तो उत्कल तट है से सटा हुआ ये व्हीलर द्वीप है। इससे और अभी नया हुआ है, जीके तैयार हुआ है कि व्हीलर द्वीप का नाम बदल दिया गया है, क्योंकि अभी भारत की जो राजनीति में है या वर्तमान सरकार जो है कि हम कह सकते हैं कि पुराने नाम की जगह नया नाम, इसको इस तरह जानिए कि शहरों स्थानों का नया नाम रखा जा रहा है।
उस पर चर्चा का विषय बाद में कभी कर लेंगे। यहाँ जान लीजिए व्हीलर द्वीप का नाम बदल करके किसे कर दिया गया है, अब्दुल कलाम द्वीप। अब्दुल कलाम द्वीप, इसका नया नाम क्या हो गया, अब्दुल कलाम द्वीप। आपसे प्रश्न पूछा जाएगा कि अब्दुल कलाम द्वीप का पुराना नाम या व्हीलर द्वीप का नया नाम क्या है, तो आप जवाब, मैंने चूंकि दोनों प्रश्न में मैंने जवाब एक दूसरे का बता दिया। तो व्हीलर द्वीप का नया नाम क्या है, अब्दुल कलाम द्वीप। और ये अब्दुल कलाम साहब कौन है, ये किसी परिचय के मोहताज नहीं है, बस इतना जानते हैं। हमारे भारत के पूर्व राष्ट्रपति और एकमात्र राष्ट्रपति जो वैज्ञानिक हैं, वैज्ञानिक थे, चूंकि ये एक्सपायर हो गए हैं, भारत के एकमात्र राष्ट्रपति जो वैज्ञानिक थे अब्दुल कलाम साहब, उनके सम्मान में एक द्वीप का नाम व्हीलर द्वीप का नाम कर दिया गया। इसका उपयोग, इस व्हीलर द्वीप का उपयोग किस लिए किया जाता है, वो मिसाइल के लिए इसरो द्वारा इसका प्रयोग किया जाता है। इसके द्वारा दोस्तों इसरो इसका प्रयोग करता है मिसाइल परीक्षण में। ठीक है, क्योंकि जगह कम है, इसका आप स्क्रीनशॉट लेना चाहें ले लें, लिखना चाहें देख लें, क्योंकि और द्वीप है उससे हम बात करेंगे। आइए देखते हैं और कौन कौन से द्वीप है। चौथा नंबर पे आता है श्री हरिकोटा द्वीप। अब इससे देखते हैं कि कौन कौन सा प्रश्न बनता है। श्री हरिकोटा द्वीप जो है वो कहाँ स्थित है, ये पहला प्रश्न उठता है। ये जान लीजिए श्री हरिकोटा द्वीप जो है पुलिकट झील कहां पे है दोस्तों, आंध्र प्रदेश के, सॉरी पुलिकट झील के निकट स्थित है। श्री हरिकोटा द्वीप कहां स्थित है, पुलिकट झील के निकट स्थित है। और पुलिकट झील कहां है, आंध्र प्रदेश में। अब चूंकि जब भारत का मैप आप देखेंगे, मान लीजिए ये मैप है, ठीक है, तो यहां से आंध्र प्रदेश का मान लीजिए अगर सीमा स्टार्ट होता है, ये यहाँ पे उड़ीसा हो जाता है, तो जो इसका निकट है, दोनों का मिलन जो है उस जगह स्थित है पुलिकट झील। पुलिकट झील स्थित है उड़ीसा और आंध्र प्रदेश के जो है कि क्या बोलते हैं बॉर्डर के निकट। तो और इसी से पुलिकट झील का निर्माण जो है, उसके निर्माण में श्री हरिकोटा द्वीप का बहुत बड़ा योगदान है। पुलिकट झील के निर्माण में श्री हरिकोटा द्वीप का बहुत बड़ा योगदान है। तो जान क्या हो गया, पुलिकट झील के निकट स्थित। और राज्य अगर पूछा जाए तो क्या कहेंगे, वो आंध्र प्रदेश राज्य में आता है। और इस जो है कि इसका उपयोग किस लिए किया जाता है, इसका भी उपयोग करता है इसरो, करता है रॉकेट लॉन्च के लिए इसका प्रयोग करता है। तो दो बातें इसमें जान लीजिए कि इसरो के द्वारा प्रयोग में लाए जाने वाले द्वीपों में से प्रमुख द्वीप कौन सा है, तो दो द्वीप है, व्हीलर द्वीप और श्री हरिकोटा द्वीप है। तो व्हीलर और श्री हरिकोटा में थोड़ा सा कंफ्यूजन है, जैसे आप अभी एक का नामकरण क्या किया गया है, अब्दुल कलाम द्वीप। अब आपके सामने एक समस्या उत्पन्न हो सकती है कि अब्दुल कलाम द्वीप का पुराना नाम क्या है, व्हीलर द्वीप है या श्री हरिकोटा द्वीप है। अब देखिए, अब जैसे यहाँ पे आप ट्रिक बना सकते हैं कि बड़ा नाम क्या है, सबसे ऊपर क्या है, सबसे ऊपर उड़ीसा है, उड़ीसा में व्हीलर द्वीप है, आंध्र प्रदेश में क्या है कि हरिकोटा द्वीप है। जहां झील है वहां कलाम साहब नहीं है, ऐसे आप कह सकते हैं, जहां झील है वहां कलाम साहब नहीं है। तो जहां झील नहीं है तो कहां झील नहीं है, व्हीलर द्वीप के पास झील नहीं है, तो इसलिए वहां पर क्या हो गया, उसका नाम अब्दुल कलाम द्वीप हो गया। क्लियर हो गया, श्री हरिकोटा द्वीप हो गया। अब आइए आगे बढ़ते हैं, पांचवा द्वीप पंबन द्वीप आता है। पंबन द्वीप, इस द्वीप का कई बार हमने चर्चा की है। जब भारत का सामान्य परिचय बता रहा था मैं, या भारत की समुद्री सीमा पे भी जब हम बात कर रहे थे, पड़ोसी देशों पे हम बात कर रहे थे, अंतरराष्ट्रीय सीमा जिसे आप कहते हैं, उसमें पंबन द्वीप आया था। अगर आपने वीडियो देखा तो आपको कुछ कुछ याद आ रहा होगा, लेकिन चलिए
नहीं देखा तो मैं आप क्लियर कर देता हूं। पंबन द्वीप कहां स्थित है? पहला प्रश्न उठता है कि पंबन द्वीप भारत और श्रीलंका के बीच स्थित है। भारत और श्रीलंका के बीच स्थित है। अब भारत में कहां स्थित है राज्य बताना अगर रहे तो श्रीलंका से सटा हुआ भारत का राज्य कौन सा है भैया? तमिलनाडु स्थित है श्रीलंका के निकट। ठीक है, तो पंबन द्वीप भारत में किस राज्य में स्थित है या किस राज्य के निकट स्थित है? तो तमिलनाडु। ये किन दो देशों के बीच स्थित है? तो भारत और श्रीलंका के बीच स्थित है। अब जान लीजिए कि पंबन द्वीप को और किस किस नाम से जाना जाता है। तो जान लीजिए पंबन द्वीप को जो और नाम से जाना जाता है उसको कहा जाता है एडम्स ब्रिज। इसी को कहा जाता है राम सेतु। ठीक है, एडम्स ब्रिज या राम सेतु भी इसको कहा जाता है, कोई दिक्कत नहीं दोस्तों। अब इसको और क्या कहा जाता है आप देख लीजिए। पंबन द्वीप का ही एक और नाम है, वो क्या है? रामेश्वर या रामेश्वरम द्वीप। क्लियर है? पंबन द्वीप को और किस किस नाम से जाना जाता है, यह प्रश्न आपसे पूछा जा सकता है। तो पंबन द्वीप को एडम्स ब्रिज, राम सेतु या रामेश्वरम द्वीप के नाम से जाना जाता है। अब राम सेतु से याद आता है, चूंकि भारत के लोग या कहें 80% से अधिक आबादी जिस धर्म को फॉलो करती है उस धर्म में यह राम सेतु शब्द बहुत फेमस है। थोड़ा सा मैं आपको रामायण में ले जाना चाहता हूं। सीता जी का जब रावण ने अपहरण कर लिया था और लंका ले गए थे, ठीक है, अशोक वाटिका में उन्हें रखा था, तो रामचंद्र जी जो गए थे श्रीलंका वो इसी सेतु के माध्यम से गए थे, राम सेतु के माध्यम से एक पुल बना दिया गया था। बहुत लंबा प्रसंग है, कभी इस पे चर्चा होगी तो हम करेंगे। फिलहाल जान लीजिए कि इस सेतु का धार्मिक महत्व है, तो इसलिए पंबन द्वीप का नाम राम सेतु भी रखा गया। तो आपसे यह भी पूछा जाए कि राम सेतु का नया नाम क्या है, तो राम सेतु का नया नाम पंबन द्वीप है। ठीक है, तो राम सेतु आप थोड़ा सा कंफ्यूजन और दूर कर लीजिए। राम सेतु तो एक पुल हो गया, ठीक है, एक पुल हो गया, सेतु ब्रिज पुल हो गया, और यहाँ द्वीप की बात हो रही है। तो यहाँ पे कंफ्यूजन आपको इस तरह दूर करना है कि राम सेतु या एडम्स ब्रिज का यह भाग स्थित है। भाग, पूरा राम सेतु को पंबन द्वीप नहीं कहा जाता है, बल्कि ये राम सेतु या एडम्स ब्रिज या आदम का पुल, इसको और क्या कह देंगे दोस्तों? आदम का पुल भी कहा जाता है। आदम का पुल। तो ये आदम का पुल, एडम्स ब्रिज या राम सेतु का भाग, एक हिस्सा है। ठीक है, जैसे आप इसको इस तरह समझिए, जैसे मनुष्य के पूरे शरीर का आंख एक हिस्सा है, नाक एक हिस्सा है, तो उसी तरह यह हिस्सा है। अब आदम का पुल ये मुस्लिम नाम से रिलेटेड है, इसका बहुत वीडियो चूंकि बड़ा होता जा रहा है इसलिए हम इसको क्लोज करते हैं। तो इस तरह इस वीडियो में हमने निकोबार द्वीप समूह और बंगाल की खाड़ी में स्थित प्रमुख द्वीप पर हमने विस्तार से चर्चा किया। तो मुझे विश्वास है कि आपको पसंद आया होगा। अगर पसंद आया होगा तो इसको लाइक कीजिए दोस्तों, कमेंट कीजिए, क्योंकि मैं जितना मेहनत करता हूं दोस्तों उसकी एनर्जी क्या है, मशीन जब चलती है उसको एनर्जी की जरूरत पड़ती है। हमारी एनर्जी आपका लाइक एंड कमेंट है, और चूंकि मैं मेहनत कर रहा हूं ताकि आपको फ्री ऑफ कॉस्ट सारी सुविधा मुहैया कराई जाए, तो दोस्तों इसमें जितना ज्यादा से ज्यादा आप साथियों को जोड़ सकते हैं तो जोड़िए, क्योंकि ये जितना फैलेगा या परिवार जितना बड़ा होगा उतने ज्यादा कमेंट और लाइक आएंगे। ठीक है, इसी के साथ दोस्तों थैंक यू, जय हिंद, जय भारत।